हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का थर्ड नंबर सीरीज़। ये थर्ड नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं एंड इसका पूरा अलग से प्लेलिस्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में ही मॉक टेस्ट सीरीज़ था, उसमें 50 वीडियोज़ हैं, मीन्स मोर देन 1000 क्वेश्चंस वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको और भी कौन से नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप मार्क करते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो सीरीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, ये टीजीटी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें 2019 वाले हैं। तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑल्सो नोन एज। तो अर्ली चाइल्डहुड को और कौन सी स्टेज के नाम से जाना जाता है? प्रीनेटल नहीं, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम का होता है। फिर प्यूबर्टी, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड की बात की है, तो प्यूबर्टी और प्री मैच्योर तो होगा नहीं। तो बचा कौन सा? प्री गैंग एज। तो अर्ली चाइल्डहुड है, जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्यूनिटी इन विच वन एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ था, उसके लिए अब इम्यूनिटी को गेन करना है तो उसको एक्वायर करते हैं या कोई वैक्सीन के थ्रू। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड से फाइट करने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीन ले रहे हैं। तो हम वैक्सीन लेने के बाद जो हमारे पास ये इम्यूनिटी आ रही है, देखो उसका आंसर यहाँ पे ही है, वन एक्वायर्ड। हम इसमें क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी को एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर कैसे कर रहे हैं? वैक्सीन्स को लेके। अब जब हम वैक्सीन को लेते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तब वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें नेचुरल की, तो जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है वो होती है नेचुरल इम्यूनिटी। तो ये वाली हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। प्री स्पीच मीन्स जब प्रॉपरली बच्चा बोल नहीं पाता है, उसके पहले जो चीज़ें या जो भी फॉर्म या जो भी वो चीज़ें यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो क्या है? बैबलिंग है, जेस्चर है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, अभी क्राइंग भी है। ये सब जो है ये प्री फॉर्म है कम्युनिकेशन के, प्री स्पीच फॉर्म है कम्युनिकेशन के। क्योंकि जो बच्चा होता है वो प्रॉपरली हमारी तरह बोल नहीं पाता है, तो वो क्या करता है? अब उसको भूख लगी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो रोएगा, क्राई करेगा, या कुछ वर्ड्स बोलने लगता है तो वो बैबलिंग करेगा, या फिर कुछ जेस्चर्स शो करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन। ये सब क्या है? प्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो चाइल्ड है जो वो देता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइबोफ्लेविन वॉज फार्मरली नोन एज। राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन को और कौन से नाम से जाना जाता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन B6। तो राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है जो विटामिन B12 है इसका नेम क्या है? विटामिन B12 को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्योंकि राइबोफ्लेविन इज़ B2, थायमिन इज़ B1। अब है आपको बताना है जो विटामिन B12 है इसको कौन से नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी रिजल्ट इन। देखो यहाँ पे अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, माल फंक्शनिंग है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उससे जो वाटर का रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर चीज़ें रिटेंशन मीन्स इकट्ठा होना, जहाँ जब पानी बॉडी में इकट्ठा होने लगे तब क्या होने लगता है? सूजन आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। और स्वेलिंग का जो हम लोग ये केमिकल नेम यूज़ करते हैं, जो हम लोग अपने न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो है एडिमा। स्वेटिंग मीन्स पसीना आना। अब जब पसीना आ रहा है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा ही नहीं, मीन्स बॉडी में पानी जमा होगा ही नहीं, क्योंकि वो थ्रू स्वेटिंग बाहर निकल जाएगा।
हंगर और थर्स्ट ये नहीं है। जब जहाँ पे हम बोलते हैं कि वाटर रिटेंशन हो रहा है, मीन्स पानी जो है हमारी बॉडी में जमा होने लग रहा है, तो वहाँ पे आने लगती है स्वेलिंग, और स्वेलिंग को बोलते हैं एडिमा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचुरल पॉलीमर्स आर। नेचुरल पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स मीन्स जहाँ पे बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे, मर्स मीन्स मोनोमर्स, जहाँ पे बहुत सारे मोनोमर मिलके कुछ बनाते हैं, कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे बहुत सारे जब एमिनो एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड्स, जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है प्रोटीन। अब एक से तो बन नहीं रहा है, इसमें कई सारे हैं, कई सारे हैं तो क्या हो गया? पॉली, और एक हो गया मोनो। एक कई सारे जो एक जैसे यूनिट जब मिलके कोई नई चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो ये क्या है? प्रोटीन जो है ये नेचुरल पॉलीमर है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंटेन्स द मेन स्टोर ऑफ सीरियल फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन स्टार्च ग्रेन्यूल्स इज। देखो ये कोई सीरियल है, जैसे अगर हम बात करते हैं वीट की, गेहूं की, तो गेहूं में अगर ये गेहूं है, ठीक है, तो इसमें जो सीरियल्स है, गेहूं है, तो इसमें मेन फॉर्म ऑफ जो स्टार्च है वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेनली जो स्टार्च, क्योंकि प्लांट में जो सेलुलोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कलेक्ट होता है, और ह्यूमन बॉडी में जो सेलुलोज, जो स्टार्च होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ह्यूमन बॉडी में ये ग्लाइकोजन एक तो लीवर में इकट्ठा होता है और दूसरा हमारी मसल्स में होता है, क्योंकि मसल्स में भी कुछ पोर्शन इकट्ठा होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लीवर के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन और कहाँ स्टोर होता है? तो ह्यूमन बॉडी में लीवर के साथ साथ मसल्स में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। और प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? अब हमने सीरियल की बात की है, सीरियल चलो हमने गेहूँ ले लिया, तो गेहूँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? तो इसमें जो स्टार्च है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। ये एल्यूरॉन एक लेयर होती है, और स्कैटुलम जो होती है ये एंडोस्पर्म और एल्यूरॉन के बीच की लेयर होती है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइटॉट स्पॉट्स आर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जो बाइटॉट स्पॉट होते हैं ये जो है एक डिफिशिएंसी डिजीज़ है जो आँखों में हो जाती है, और आँखों से रिलेटेड जो डिफिशिएंसी डिजीज़ेज होती हैं वो होती हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए की कमी से, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तब हो जाता है बाइटॉट स्पॉट। विटामिन डी से ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स। विटामिन ई से एंटी फर्टिलिटी इसको बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन। विटामिन के से ब्लड कोआगुलेशन, जो विटामिन के है ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती है, खून का थक्का जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, कौन से विटामिन इसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? ब्लड क्लॉटिंग मीन्स खून का थक्का। कभी अगर चोट लग जाती है, हमें कट लग जाता है, वहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लड ब्लीड करता है, उसके बाद वहाँ पे वो खून जमने लगता है। तो वो क्यों जमने लगता है? क्योंकि उसमें विटामिन के जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। विटामिन ई वही एंटी फर्टिलिटी विटामिन। विटामिन डी जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए जो आई से रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, बाइटॉट स्पॉट हो गया, ये सब विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क इज। मिल्क का फर्मेंटेड प्रोडक्ट जिसमें फर्मेंटेशन हुआ हो वो कौन सा प्रोडक्ट है? घी में फर्मेंटेशन नहीं होता है। चीज़, बटर, खोया। तो चीज़ में फर्मेंटेशन होता है, बटर और खोया में फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो अगर बात करते हैं मिल्क का फर्मेंटेड प्रोडक्ट की, तो चीज़ में फर्मेंटेशन होता है, तो चीज़ जो है वो मिल्क का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड मेकिंग इज़ एनर्जी डिमांडिंग टास्क। जो बेड मेकिंग है वो हाई एनर्जी, हैवी एनर्जी, लाइट एनर्जी या मॉडरेट एनर्जी, जब बेड मेकिंग करते हैं तो वो कैसा टास्क है? उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, कम एनर्जी लगती है, या बहुत ज़्यादा कम एनर्जी लगती है? तो जो बेड मेकिंग है ये हैवी एनर्जी डिमांडिंग टास्क है। जब बेड मेकिंग है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। जो बिस्तर लगाने का जो काम है, बिस्तर सही करने का जो काम है, वो हाई एनर्जी वाला काम है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स फॉल इन द ब्लड वी सफ़र फ्रॉम, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है तब क्या हो जाता है, क्या कंडीशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन, ये हीम आयरन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो आयरन और प्रोटीन से मिलके बनता है वो होता है हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है तब हो जाती है एनीमिया। और ये मीजल्स जो है ये वायरस की वजह से फैलने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन द, देखो यहाँ पे बात की है कि स्टार्च जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कहाँ ब्रोक होती है, कहाँ पे टूटती है। और अगर हम बात करें स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन जो है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मुंह में खाना जाता है और वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, मीन्स लार के साथ जैसे जैसे खाना मिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल फॉर्म में टूटना स्टार्ट हो जाता है। बट माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन नहीं होता है। तब हम बात करें अगर वही कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, तो उसका पूरा डाइजेशन जो होता है वो जाके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करते हैं ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म में कहाँ पे ख़त्म होता है जाके, तो इंटेस्टाइन में। अगर यही पूछता कि कहाँ से स्टार्ट होता है इसका डाइजेशन, तब ये आ जाता माउथ से, क्योंकि माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बट इसका जो फाइनल डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च की बात करें, तो जब पूरा फाइनली जब ब्रेक डाउन होता है वो जाके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि माउथ भी तो है और माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में भी कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है, पर ये पूरा ब्रेक नहीं होता है। मीन्स अगर फूड में 50% कार्बोहाइड्रेट है तो 10 to 15% माउथ में डाइजेस्ट होगा, बाकी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक होगा। इसीलिए अगर हम फाइनल प्रोडक्ट, जब फाइनल डाइजेशन की बात करते हैं तो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही अगर पूछता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तब आता माउथ से। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पार्कर्स कंफर्ट इज़ द मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो पार्कर ने वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, पार्कर ने ह्यूमन वैल्यूज़ दी है, ये सही है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ किसने दिया है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो पार्कर ने दिया है। और इन्होंने यहाँ पे बात की है कि जो कंफर्ट है, कंफर्टेबल मीन्स जो हमारा आराम है, ये हमारी एक मोटिवेटिंग ह्यूमन फैक्टर है, मोटिवेटिंग ह्यूमन वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, जब हम कभी कुछ जैसे हम काम कर रहे हैं, थक गए हैं तो आराम करते हैं तो हमें आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो है ये ट्रू फैक्ट है कि जो हमारी मोटिवेटिंग वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो कंफर्ट भी एक मोटिवेटिंग वैल्यू है जो हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो हम अभी टीजीटी पीजीटी वाला ये प्लेलिस्ट कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, इसका भी पूरा लिंक आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और प्लेलिस्ट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, उसमें भी अबाउट टू 18-19 वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारी वीडियोज़ जो हैं आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगी। एंड अदरवाइज़ आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सारी प्लेलिस्ट आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। जो 3 स्टेप हैं इन डिसीजन मेकिंग वॉज गिवन बाय, देखो 3 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। 3 स्टेप क्या थी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएशन। ये 3 स्टेप हैं। हमने ये नहीं कहा कि फाइनल 3 स्टेप हैं, दीज आर 3 स्टेप का एक क्लासिफिकेशन था। तो ये किसने दिया था, कहीं पे 3 स्टेप दिया है, 5 स्टेप दिया है, कुछ भी दिया है, तो जो डिसीजन मेकिंग का जो 3 स्टेप वाला थ्योरी था, ये 3 स्टेप जो थी वो किसने दी थी, तो 3 स्टेप दी थी जॉन डेवी ने। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिसोर्सेज वी ऑल शेयर थ्रू इट इज़ वन जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड। इसमें से ये सारे रिसोर्स हैं जिनको हर कोई शेयर करता है, जैसे मनी है, टाइम है, एनर्जी है, वाटर है, ये सारे रिसोर्सेज हैं और सब लोग इनको शेयर करते हैं, किसी एक का पर्सनल नहीं है। तो इसमें से एक रिसोर्स है जो इम्पॉर्टेंट है बट हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो कौन सा रिसोर्स है कि है तो इम्पॉर्टेंट, सब कोई शेयर करता है, अब सोचते हैं कि सबके पास है तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये है टाइम।
टाइम जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, 24 आवर्स सबके पास है, बट आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो है टाइम को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे एग्ज़ाम की डेट आ गई है तब भी सब परेशान है कि हाँ प्रिपरेशन करनी है, बट एग्ज़ाम काफ़ी पहले डिक्लेरेशन हो गया था कि नोटिफिकेशन आ गया था कि हाँ एग्ज़ाम है, फॉर्म कब आ गए थे, तब से हम लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि हाँ डेट आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ये है हमारा कि हम जो ये टाइम वाला जो रिसोर्स है इसको हम क्या, हर कोई पर्सन जो टाइम वाला रिसोर्स है इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑपरेशन चार्ट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड यूज्ड फॉर डूइंग अ टास्क। जब हम कोई टास्क करते हैं, ठीक है, और उसमें हमको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देना होता है तो उसके लिए हम ऑपरेशन चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये बताना है आपको सही है या गलत है। तो ये सही है, जब कोई टास्क करते हैं उसमें जब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देना होता है तब हम ऑपरेशन चार्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनकम इज़ द फ्लो ऑफ स्टैटिस्टिक दैट अराइज आउट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। जो हर रोज़ के एक्सपीरियंस से हमें जो इनकम, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है इनकम का, यहाँ पे बात आती है सेटिस्फैक्शन इनकम की। सेटिस्फैक्शन कहाँ पे होता है? सेटिस्फैक्शन होता है हमारे मेंटल लेवल पे। मेंटल मीन्स साइकिक, साइकोलॉजिकली। तो जहाँ पे हमने बात की फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन इनकम है बट इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो हो जाएगी साइकिक इनकम। ठीक है, मनी जहाँ पे हमको डायरेक्ट पैसे के फॉर्म में हम ले रहे हैं वो मनी है। तो जहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कि हमको सेटिस्फैक्शन है वो है साइकिक इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसेंशियली द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। हम जहाँ पे एक्शंस को प्लान करना है तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास इसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जो कम्युनिटी के द्वारा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं? इससे पहले आप ये बताइए, आपको जो विटामिन B12 का नाम क्या है, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विटामिन B12 को और क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, स्टर्स हैं जिनको कम्युनिटी के द्वारा जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? तो जो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको कम्युनिटी बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं वो तो एक्सेप्टेबल हैं, कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट भी कर रही है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल की, जैसे कोई फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है बहुत जल्दी या कुछ और चीज़ें चेंज हो रही हैं तो कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करती है, पर धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है, एकदम से उनको एक्सेप्ट नहीं करती। और ज़रूरी भी नहीं कि सारी कम्युनिटीज़ उनको एक्सेप्ट भी करें। तो जो फ्लेक्सिबल वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं कम्युनिटी इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड वीडियो अगर आपको, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।